हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और अगर इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो याद रखिए इसका यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब क्या होते हैं मोनोक्लोनल, लेकिन उससे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि नेचुरली एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में कैसे प्रेजेंट होते हैं। देखिए, बात की जाए, अगर मान लेते हैं कि ये कोई एंटीजन है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटीजन से इन्फेक्ट होता है या इम्यूनाइज होता है तो उस केस के अंदर आप हम सभी जानते हैं कि एंटीजन के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिसे बोला जाता है एपिटोप। लेकिन ये रिसेप्टर एक जैसे नहीं होते, बहुत डिफरेंट टाइप के और दूसरे रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और एक एंटीजन पे काफी सारे एपिटोप हो सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे काफी सारे शेप से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है इस एंटीजन से या तो इन्फेक्ट होता है या फिर इम्यूनाइज होता है, तो उस केस के अंदर ऑर्गेनिज्म के सीरम में बहुत सारे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और उस सभी एंटीबॉडीज में इस एपिटोप के कॉम्प्लीमेंट्री पैराटोप प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रेड में एक एपिटोप है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री पैराटोप कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे ब्राउन कलर में एक एपिटोप देख रहे हैं तो उस केस में हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट हो। यहाँ पे आप ग्रीन कलर में एक एपिटोप देख रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट हो। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज में डिफरेंट टाइप्स के पैराटोप देखने को मिले, इसलिए ओवरऑल कलेक्टिवली इन पूरे एंटीबॉडीज को बोला जाता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अब देखिए, ये जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज है ये नेचुरली किसी भी ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है, लेकिन अगर हमें स्पेसिफिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना है, मान लेते हैं कि ये एक एंटीजन है और इस एंटीजन पे एक ही सिंगल टाइप का एपिटोप है, आप देख पा रहे हैं। तो इस केस के अंदर जब ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट होगा या इम्यूनाइज होगा तो उस केस में जितने भी एंटीबॉडीज ऑर्गेनिज्म के सीरम में बनेंगे वो सब पे एक ही सिंगल टाइप का पैराटोप आप देख रहे प्रेजेंट होगा। तो इसलिए इस केस में इस पूरे एंटीबॉडीज को कलेक्टिवली बोला जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई बायोलॉजी के फील्ड में। देखिए, अगर मान लेते हैं हमें किसी डिजीज की ट्रीटमेंट करना है, किसी ऑटो इम्यून डिजीज का ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, काफी सारी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की हेल्प से किया जाता है। ठीक है। और अगर हमें कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है डायग्नोस्टिक टेस्ट लाइक, मान लेते हैं कि अगर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एचसीजी इन यूरिन सैंपल्स। आप ये देखिए, ड्यूरिंग जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब वुमेन के यूरिन में एचसीजी प्रेजेंट होता है। एचसीजी कहाँ से रिलीज होता है? वुमेन के प्लेसेंटा से। अब यूरिन के सैंपल में अगर एचसीजी प्रेजेंट होगा तो प्रेगनेंसी किट पे पहले से प्रेजेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से वो जाके जुड़ेगा और कलर प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी यूज होता है, रिसर्च में भी यूज होता है और डिफरेंट फील्ड्स में भी। अब देखेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए, अगर प्रोसेस की बात की जाए, सबसे पहले क्या किया जाता है, एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है और उस पर सिंगल एपिटोप है। और इस एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पर एक माइस को इम्यूनाइज कराया जाएगा। हमने क्या किया, मान लेते हैं कि एक माइस को इम्यूनाइज कराया जाएगा यहाँ पे एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक। अब माइस को जब इम्यूनाइज कराया जाता है एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पर, तो आप ये देखिए माइस के सीरम के अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस बार जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो सब के सब कैसे बनेंगे? मोनोक्लोनल बनेंगे, क्योंकि हमने एंटीजन कैसा लिया था, फिर सिंगल एपिटोप। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए, जब हम सभी जानते हैं कि एंटीबॉडीज जो होता है वो इम्यून सिस्टम के अंदर कौन फॉर्म करते हैं? बी सेल बनाते हैं। और बी सेल जो होते हैं वो अपने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक माल्ट, ठीक है, और बात की जाए लिम्फ नोड्स या स्प्लिन के अंदर मिलेंगे। देखिए, माल्ट और लिम्फ नोड से बी सेल को आइसोलेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि माइस के स्प्लिन को आइसोलेट किया जा सके। तो क्या किया जाता है, माइस के स्प्लिन को आइसोलेट किया जाता है। स्प्लिन के अंदर हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर व्हाइट पल्प और रेड पल्प प्रेजेंट होता है। तो हमें बी सेल कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे हमें व्हाइट पल्प में, रेड पल्प में नहीं मिलेंगे। रेड पल्प क्या है? वो ग्रेवयार्ड है आरबीसी का। जब आरबीसी अपने 120 डेज पूरे कर लेता है, अपना लाइफ स्पेन पूरे कर लेता है, तो जितने भी आरबीसी है वो उस रेड पल्प में प्रेजेंट होते हैं। और आरबीसी के अंदर अंदर एक सिंगल आरबीसी सेल में जो 300 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो अपने आप को फिर से रिसाइकिल करता है, वो तो रेड पल्प में प्रेजेंट है। लेकिन व्हाइट पल्प में जो बी सेल प्रेजेंट है वहां से क्या किया जाएगा, बी सेल को आइसोलेट किया जाता है। मान लेते हैं कि हमने ये ब्लू वाले एक बी सेल है उसको आइसोलेट करा,
और ये बी सेल कैसे हैं, ये सब के सब है नॉर्मल बी सेल। और लेटर ऑन क्या होगा, लेटर ऑन बाद में इस नॉर्मल बी सेल को कल्चर किया जाता है और इस नॉर्मल बी सेल को कल्चर करके बनाया जाता है कैंसरस बी सेल। अब ये देखिए, मान लेते हैं कि नॉर्मल बी सेल था और ये हमने इसको कल्चर करके यहाँ पे कैसा बनाया, आप ये देखिए यहाँ पे कल्चर करके इसको कैंसरस बी सेल बनाया गया। देखिए इसका रीजन, इसको कैंसरस बी सेल बनाने का, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मेन रीजन क्या है इसको कैंसरस बी सेल बनाने का। देखिए, हमें जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना है वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए प्रोड्यूस करना है, और हम चाहते हैं कि वो इनडेफिनेटली और कॉन्टिन्यूड मैनर में प्रोड्यूस होता रहे। तो उसके लिए हमें, अब आप ये देखिए कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन कर रहा है, बी सेल। अगर हम बी सेल को कैंसरस बना देंगे तो वो इनडेफिनेटली सेल डिवाइड करेगा और साथ साथ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी करेगा। देखिए, हमें जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज चाहिए वो तो नॉर्मल बी सेल से मिल गया, लेकिन अगर उसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करना है तो उसमें कैंसरस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसलिए हमने कैंसरस सेल को कल्चर करा है। अगर हम इन दोनों सेल्स को फ्यूज कर दे, नॉर्मल सेल को भी और कैंसरस सेल को भी हम फ्यूज कर दे, तो ये दोनों प्रॉपर्टी उस बी सेल में आ जाएगी। मान लीजिए फ्यूजन किया जाएगा दोनों का, नॉर्मल बी सेल का और साथ ही यहाँ पे कैंसरस बी सेल का। मान लेते हैं ये कल्चर वाइल है, और कल्चर वाइल के अंदर जब इन दोनों को फ्यूजन करवाया जाता है, मान लेते हैं कि ये देखिए एक ही नॉर्मल बी सेल है, ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्मल बी सेल, और ऐसे बहुत सारे सेल होंगे जो फ्यूज हो चुके हैं। नॉर्मल बी सेल एक तरफ आपको दिखेगा फ्यूजन में, और अगली तरफ हमें दिखेगा कैंसरस बी सेल। यहाँ पे देखिए कैंसरस बी सेल। अब ये जो आपको फ्यूजन वाले हाइब्रिड सेल्स दिख रहे हैं, इस हाइब्रिड सेल में दोनों प्रॉपर्टी, एक तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस भी कर रहा है और इनडेफिनेट रेट पे भी कर रहा है। तो ये कैसे सेल्स होते हैं, हाइब्रिड सेल्स होते हैं। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए कैंसर सेल्स ऑल्सो कॉल्ड क्या, माइलोमा सेल्स, माइलोमा सेल्स भी बोला जाता है कैंसर सेल को। तो हाइब्रिड प्लस माइलोमा इज कॉल्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब देखिए, लेकिन कई सारे सेल्स ऐसे भी होंगे जो फ्यूज नहीं हुए होंगे, उसमें से एक क्या है, नॉर्मल बी सेल। देखिए यहाँ पे जो आप देख रही है ये नॉर्मल बी सेल दिख रही है जो अनफ्यूज है, ये है अनफ्यूज्ड नॉर्मल बी सेल। अब ये सेल जो है वो फ्यूज नहीं हुए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे कैंसर सेल भी होंगे जो वो भी फ्यूज नहीं हुए होंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये है अनफ्यूज्ड कैंसरस बी सेल। अब हम इसे कैंसर वाइल, इसे जो हमारा वाइल है, कल्चर वाइल है, वहां से कैसे हटाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमें सिर्फ हाइब्रिड सेल चाहिए। उसके लिए क्या किया जाता है, देखिए बहुत ही नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है। हम सभी जानते हैं कि सभी बी सेल या सभी सेल का अपना डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है। जो अनफ्यूज नॉर्मल सेल है वो कुछ वीक या कुछ दिनों के बाद वहां से अपने आप अल्टीमेटली डाई हो जाएंगे। तो नॉर्मल बी सेल क्या हो जाएंगे, ये इनका एक डेफिनेट लाइफ स्पेन है और ये डाई आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद ये अपने आप डाई हो जाएंगे, और ये नॉर्मल अनफ्यूज नॉर्मल बी सेल ही कल्चर वाइल से अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए ये तो खत्म हो गया, लेकिन बात की जाए यहाँ पर अनफ्यूज कैंसर सेल, तो इसको कैसे किया जाए। देखिए इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है डीएनए सिंथेसिस का। हम सभी जानते हैं नॉट डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ बात हो रही है डीएनए सिंथेसिस। देखिए किसी भी सेल में डीएनए सिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है डी नोवो पाथवे, और दूसरा प्रोसेस जो होता है जिसे कहते हैं साल्वेज पाथवे। अब देखिए वैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हम किसी डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना जरूरी है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी उतना डिस्कशन करते हैं। देखिए डीएनए सिंथेसिस के अंदर जो डी नोवो पाथवे, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसकी जरूरत होती है टीएचएफ यानी टेट्रा हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। अब इसका काम क्या है, देखिए हम सभी जानते हैं कि जैसे नाइट्रोजनस बेसिस का फॉर्मेशन होगा तभी तो डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, जब यूरेसिल से थाइमिन बनता है, जब यूरेसिल से थाइमिन का फॉर्मेशन होता है, तो उस केस में हमें वहां पर मिथाइल ग्रुप की जरूरत है, क्योंकि थाइमिन इज आल्सो कॉल्ड 5 मिथाइल यूरेसिल। तो ये जो मिथाइल ग्रुप हमें डोनेट करने का हेल्प कौन करेगा, टीएचएफ रिडक्टेस करेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे साल्वेज पाथवे में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है HGPRT, हाइपोजेंथिन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। अगर हम कैंसरस सेल की इस दोनों पाथवे को बंद कर दे तो कैंसर सेल, जो अनफ्यूज कैंसर सेल है, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, बाद में एक मीडियम है जिसका नाम है हेट मीडियम, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें H फॉर है हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन, और यहाँ पे ए फॉर है अमीनोटेरिन, अमीनोटेरिन एक ड्रग है, अमीनोटेरिन,
और यहाँ पे टी जो आप देख रहे हैं ये है थाइमिडिन। देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो अमीनोटेरिन आप ड्रग देख रहे हैं इस जगह पे, ये अमीनोटेरिन ड्रग क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा डी नोवो पाथवे को। और ब्लॉक कैसे कर देगा ये डी नोवो पाथवे को, ये जो आप यहाँ पे इंजाइम देख रहे थे जिसका नाम था टीएचएफ रिडक्टेस, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अमीनोटेरिन। चलिए हमने कैंसर सेल के डी नोवो पाथवे को तो बंद कर दिया, लेकिन ये जो इसका साल्वेज पाथवे एचजीपीआरटी जीन जो यहाँ पे बन सकता है, ये एंजाइम बन सकता है, इसको कैसे बंद करेंगे, तो इसके लिए पहले से स्टेप में, जैसे आप ये ऊपर वाले स्टेप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कैंसर सेल को कल्चर किया गया था, तो इसी जगह पे कैंसर सेल को विद द हेल्प ऑफ टेक्निक क्रिस्पर कैस9, पहले ही क्रिस्पर कैस9 से इसको एचजीपीआरटी नेगेटिव बना दिया जाता है। मतलब ये कैंसर सेल जो है एचजीपीआरटी का एक्सप्रेशन नहीं करेगा। तो अब आप ये देखिए कैंसर सेल में एक तो हमने एचजीपीआरटी इसको नेगेटिव बना दिया, जिससे साल्वेज पाथवे भी नहीं हो पाया, और दूसरा डी नोवो पाथवे को बंद करने के लिए हमने क्या करा, हेड मीडियम के अंदर जो अमीनोटेरिन ड्रग है उसको इंट्रोड्यूस करा, जिसकी वजह टीएचएफ रिडक्टेस ब्लॉक हो गया और डी नोवो पाथवे नहीं बन पाया। तो इस हिसाब से अनफ्यूज कैंसर सेल भी खत्म हो गए, और जो हमें चाहिए हाइब्रिड सेल वो हमें मिल गया। फाइनली हमें वाइल्ड के अंदर जो हाइब्रिड सेल चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ एक चीज और याद रखनी, हाइब्रिड सेल के अंदर याद रखिएगा डी नोवो पाथवे नहीं होगा, क्योंकि अमीनोटेरिन हाइब्रिड सेल्स के भी टीएचएफ रिडक्टेस को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन हाँ इसके अंदर साल्वेज पाथवे होगा, क्योंकि हाइब्रिड सेल के अंदर हमने उसको, हाइब्रिड सेल जो था उसके अंदर नॉर्मल सेल भी प्रेजेंट है, ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं नॉर्मल सेल है, और उसका जो नॉर्मल वाला पार्ट है वो साल्वेज पाथवे को परफॉर्म करके यहाँ पे फॉर्म करेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है 1975 में जो इन्वेंशन हुआ, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया, कूलर एंड मीलस्टीन। कूलर और मीलस्टीन ने इसको इन्वेंट करा। लेटर ऑन इनको इतने अच्छे काम के लिए 1984 में नोबेल प्राइज दिया गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।